प्रोग्राम एंकर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बात करेंगे बढ़ती हुई बिजली की कीमतों से मुताल्लिक, जिससे हर इंसान ही परेशान दिखाई देता है। IMF के मुआहदे के बाद से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आया है और निगरान हुकूमत के आने के बाद आवाम को ये कुछ ख्वाहिशात थी उनकी कि जो निगरान हुकूमत है वो बिजली की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में कमी करेगी, लेकिन इसके बरअक्स फैसले देखने में आए और बिजली की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला गया। बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफे ने आवाम का जीना महाल कर रखा है, जिससे हर इंसान परेशान दिखाई देता है और आवाम का कहना है कि अब इनकी जो बिलों की अदा करने की सकत है वो अब नहीं रही। हुकूमत किसी भी तरह करके यकीनी तौर पर नजर सानी मुमकिन बनाए, लेकिन ये वादा भी वफा ना हो सका। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। हर दौर में आवाम पर बिजली बनकर ही गिरती रही। हर दौरे हुकूमत में बिजली की पैदावार और कीमतें एक बड़ा मसला रही। PDM के 16 माह के दौरे हुकूमत में बिजली की फी यूनिट कीमत 50 रुपए से भी तजावज कर गई। PDM दौर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 32 रुपए से जायद का इजाफा किया गया, जबकि सेमाई एडजस्टमेंट की मद में भी 16 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। इसी तरह निगरान हुकूमत के दौर में भी बुनियादी टैरिफ तो नहीं बढ़ा, लेकिन आए रोज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बार बार बिजली कीमतों में इजाफे ने अवाम को शदीद ज़हनी अजियत में डाल रखा है। आगे चल के इससे मसाइल मजीद बढ़ने हैं। अब निगरान हुकूमत पर भी इम्तिहान है कि वो कैसे IMF की मंजूरी न होने के बावजूद अवाम को रिलीफ दे पाएगी। तो रिपोर्ट तो आपने मुलाहिजा कर ली। अब मामला कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं कि जो चेयरमैन नेपरा है उन्होंने इस बात के बारे में ये कहा था कि हमारी जो नेशनल ग्रिड के अंदर इस वक्त बिजली बनाने की कैपेसिटी है वो 48,000 मेगावाट है। अब जब बहुत ज़्यादा भी हम बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी ये गर्मियों का महीना जब AC भी चल रहे होते हैं, लोग घर में पंखे भी ज़्यादा चल रहे होते हैं, रातों में जो है वो लाइट्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा होता है, एट दैट वेरी टाइम भी हमारे जो बिजली का इस्तेमाल है वो 28,000 मेगावाट ही होता है। अहम बात ये है कि हम जो कैपेसिटी है हमारी ट्रांसमिट करने की वो सिर्फ 19,000 से 20,000 ही है। हम उस कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पाते, इसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। अभी इसमें वो सब शामिल नहीं है कि जो बिजली चोरी होती है, ये बिजली चोरी किन महकमों की जानिब से की जाती है, तो फिर जो ओवरऑल हमारी बिजली को प्रोड्यूस करने की यानी स्प्रेड करने की कैपेसिटी है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। अब जब ये कैपेसिटी कम होती है तो फिर होती है लोड शेडिंग, जिसका सामना करना पड़ता है लोगों को, वो अपनी जगह पर है। दूसरा मसला ये भी है रिबा कि हम जो बिजली बना रहे हैं वो महंगी इतनी ज़्यादा है, जब आलमी मार्केट में फ्यूल की प्राइस ऊपर जाएगी तो हमेशा हमारी बिजली की प्राइस भी ऊपर चलती चली जाएगी। लेकिन ये तो यहाँ पर ये एक मामला ये भी है सादिया है कि पेट्रोल की और या आपने बात की कि बिजली की कीमतों से के मज़ीद बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर अगर बात कीजिए तो पुराने मुआहदे जिनके तहत की मुसलसल बढ़ी चली जा रही है, अगर ये मुआहदे अगर रुपीज़ में किए होते डॉलर की बनिस्बत तो फिर आपको सस्ती पड़ सकती थी, लेकिन अभी चूँकि आपने इंटरनेशनल मार्केट के बकौल ही आपने मुआहदे किए तो जिसकी वजह से आपको मज़ीद महंगी बिजली भी जो है वो लेनी पड़ रही है। अच्छा शर्जील, PDM हुकूमत के दौर में बिजली के नरखों ने तो वैसे ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन ये जो निगरान सेटअप आया है मतलब इसमें तो जो बची कुछ कसर थी वो भी अब जा चुकी है। जैसे कि आपने बात की कि जो यूनिट्स होते हैं हमारे, तो एक जो मुद्दा है वो ये भी है कि जितना कंज्यूम नहीं किया जा रहा है उससे बढ़ा चढ़ाकर बिल्स आ रहे हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 350 यूनिट अगर यूज़ किया है तो उसका 750 यूनिट, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करी हूँ, मेरा जो मैंने 350 यूनिट्स कंज्यूम किए थे और मेरा बिल 750 आया, जिस पे जब कंप्लेन करने जाते हैं तो कहा जाता है कि जी अभी तो आपको ये बिल अदा करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि अगर कुछ हो सका तो। 200 यूनिट पे कुछ है, 400 यूनिट पे कुछ है। लेट्स सपोज अगर आपने 200 यूनिट के अंदर 199 यूनिट्स अगर आपने इस्तेमाल कर ली हैं तो 3,000 के अंदर है। वहीं अगर आपने 201 यूनिट अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो 5 से 6 हजार रुपए का बिल आपको आएगा। लेकिन ऊपर टैक्सेस की मद में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से टैक्स लगे हुए अगर आपने अगर टैक्स बिल्कुल आप बिल उठाकर देखें और पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे कि इजाफी टैक्स, यानी इजाफी टैक्स क्या है बताया तो जाए। पहले बाकायदा तौर पे टैक्सेस के नाम लिखे हुए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं समझ आए तो 300 रुपए का इजाफी टैक्स ये भी उसमें ऐड है। तो आप देखें तो जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। इजाफी जो टैक्स जब भी हमारे बिलों में आता है वो बेसिकली फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में लगकर आता है। मामला ये फ्यूल एडजस्टमेंट की बाकायदा तौर पे मेंशन है, लेकिन इनकम बकायदा भी लगकर आता है। अच्छा मैं आप लोगों को एक और भी चीज, एक और वर्ड यूज किया जाता है बकाया जात। जब सारे टैक्सेस मुकम्मल हो जाते हैं तो नीचे आता है बकाया जात। ये बकाया जात के साइड पे लिखा होता है कि इजाफी टैक्स, तो जिसकी कोई वजह नहीं बताई जाती कि कौन सा टैक्स सामने आपको वो जस्टिफिकेशन नहीं होती। एक और चीज ये होती है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो चीजें आप करें, आपको याद होगा
2016, 17, 18 में हमने ऐसे एक्सपीरियंस भी देखे कि जब फ्यूल एडजस्ट, उसको बाद में आवाम के लिए भी एडजस्ट किया जाता था, वो रिलीफ भी आवाम को दे दिया जाता था। अब तो वो वक्त भी चला गया है कि वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट का फ़ायदा आप रिटर्न करें, रिवर्ट करें, वो भी नहीं होता है। लेकिन जिस तरफ मैं लेकर आना चाहती हूँ कि हमारी हुकूमत अभी भी नहीं सोच रही, जितनी भी हुकूमतें हैं वो नहीं सोच रही हैं कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी की जानिब जाना है। उसके पीछे एक वजह ये भी है कि हमारे जिन इदारों से, यानी जिन इंटरनेशनल इंडस्ट्री से जो हमारे मुआहदे हो चुके हैं, वो तो जैसे आपने पॉइंट आउट किया डॉलर में है ही, लेकिन वो इतने इंस्टिल मुआहदे हैं, वो इतने टाइट मुआहदे हैं और उनको हम चेंज करने की सिचुएशन में भी नहीं है। यानी हम इन्हीं कंपनियों के पास दोबारा जाएंगे और हम उनको कहेंगे ठीक है आप हमारे साथ काम तो करें, लेकिन हम आपसे रिन्यूएबल एनर्जी मांगना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मुल्क के अंदर ही तमाम तर, यानी हमारे पास पानी मौजूद है, हमारे पास हवा मौजूद है, हमारे पास सोलर एनर्जी मौजूद है, उसको कंजप्शन में ला सके। सिर्फ 400 मेगावाट बिजली आती है। हुकूमत के लिए भी अगर मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करूंगी, क्योंकि IMF की इतनी ज़्यादा सख्त शराइत हैं कि हुकूमत भी कहीं पर आकर मजबूर हो जाती है। क्या समझते हैं अब्दुल्ला? इनकम टैक्स की अगर बात कर लीजिए, जो कि मेरी बात अधूरी भी रह गई है। लेट्स सपोज मैं फाइलर हूँ और मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, और मेरा मालिक मकान जो है वो फाइलर नहीं है, उसके बावजूद इनकम टैक्स लग कर आ रहा है, टीवी टैक्स है, GST टैक्स, आप फंस के रह जाएंगे, आपकी नींदें उड़ जाएंगे बिल को देख के। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अरीबा, जैसे आपने कहा कि IMF के मुआहदे और इतनी सख्त शराइतें, तो अभी मुल्क में ऑलरेडी निष्कारी का मामला चल रहा है बहुत सारे इदारों की, तो इसमें अगर बात की जाए तो कौन कौन से शोबे जो हैं वो प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। आप उठा के देख लें, बिजली पैदा करने वाले जितने इदारे हैं वो खसारे में चल रहे हैं, PIA खसारे में चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो PPL की बात कर लीजिए, OGDCL की बात कर लीजिए, नेशनल बैंक की बात कर लीजिए, तमाम तर इदारे वो हैं जो बाकायदा तौर पर प्रॉफिटेबल हैं और अरबों रुपए कमा रहे हैं सालाना। सो जहाँ पर एग्रीमेंट की बात है वो बाकायदा तौर पर इस तरह है कि उन्होंने कहा है कि जो रिस्क है, अपना रिस्क फैक्टर है बाकायदा तौर पर, जो यहाँ पर माली खसारा है उसको कम किया जाए ताकि बेहतर तरीके से इदारे को चलाया जा सके, और जो आपके अखराजात और बढ़ रहे हैं और जो नुकसान हो रहा है उसको टैकल डाउन किया जा सके। क्योंकि इन इदारों में यहाँ पर एक अहम बात है कि जितने भी आप PIA की बात कर लें, जितने भी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनको गवर्नमेंट देखती है, कराची में पाकिस्तान में तकरीबन 10 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो डेस्कोस के मद में आती हैं, और एक जो प्राइवेट कंपनी है कराची की के इलेक्ट्रिक, जो कि बाकायदा तौर पे कराची की बिजली को देखती है, तो इन तमाम तर में माली खसारा भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बाकायदा तौर पे रेगुलरिटी जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम है, और आप इनमें किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, आप इनके नेपरा की तरफ से जो लगा ली जाए, बात की जाए, जो फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में आते हैं वो बिल्कुल एक अलग तरीके से आते हैं, और फिर इस तरीके से महीना वाइज किया जा रहा है कि इंसान खुद परेशान हो जाता है। गॉट योर पॉइंट शर्जील, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो पॉइंट मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था ना कि हम अपनी बिजली की ट्रांसमिशन कैसे कर रहे हैं। मामला पता है क्या है, जब आप कहते हैं कि जी हमारा कंपनियों से जो बिजली की जो पैदावार है वो हमारी 48,000 मेगावाट की है, ठीक है। इससे पहले कि हम यासिर नज़र पर जाएं, आई वुड लाइक टू ऐड इट ओवर हियर, और वो ये है कि भाई 19,000 आप बिजली जो है ओवरऑल कंज्यूम करते हैं, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें 23,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली जो है वो जा ही नहीं सकती है। तो आप 48,000 बिजली लेते क्यों हैं? और फिर आप चाहे उस बिजली को कंज्यूम करेंगे या आप उस बिजली को कंज्यूम नहीं करेंगे, आपने 48,000 मेगावाट की बिजली के पैसे देने हैं। अब सोचिए यहाँ पर वो पैसे कहाँ एडजस्ट होते हैं, वो पैसे आवाम के बिलों में एडजस्ट होते हैं, इस वजह से भी हम ज्यादा बिल जो है वो पे कर रहे हैं। जो बिल्कुल यहाँ पर आवाम के पैसों में तो एडजस्ट होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए बिजली चोरी की भी, जो कि एक बड़ा फैक्टर है, और माहाना अगर बात की जाए तो 49 अरब की मुल्क में बाकायदा तौर पे माहाना बिजली चोरी हो रही है, जिसको टैकल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। और अभी इसके ऊपर बाकायदा तौर पे जिस तरीके से क्रैकडाउन जारी है, इस पर बात करेंगे। यासिर नज़र ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा आज न्यूज़ से। यासिर, बताइएगा, बिजली के मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, किस तरीके से अभी जो इक़दाम किए जा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पहले तो सबसे बड़ा मामला जो है बिजली चोरी के हवाले से, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि कैपेसिटी हमारे पास है नहीं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जो हैं बुसीदा हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, और इस हालत में है कि अक्सर जिस तरह जितना भी बोझ पड़ता है वो आवाम पे पड़ता है, और जितनी ट्रांसमिशन लाइन में बिजली गुजरने की गुंजाइश ना हो, उनकी कैपेसिटी ना हो, हमारे पास जो फीडर में और पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है वो पूरी इस कैपेसिटी के साथ अगर बिजली पैदा भी कर लें तो ट्रांसमिशन लाइन वो बर्दाश्त नहीं करती, इस वजह से वो सारा एक बड़ा नुकसान होता है। दूसरी तरफ जो सबसे एक जो बड़ा मसला हमेशा से दरपेश रहा है वो कैपेसिटी पेमेंट है। हर तरह से देखें
कि अब 18-19 रुपये हम कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो है हर बिल में अदा करें। और इसके साथ साथ दूसरा जो कोयले से बिजली हम पैदा करते हैं, इम्पोर्टेड कोयला जो है उससे जब बिजली पैदा करते हैं तो उसका रेट जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। और उस पर अभी जो ताज़ा अदाद-ओ-शुमार भी पिछले हफ्ते हमने देखे थे कि पावर प्लांट्स की जो कैपेसिटी पेमेंट जो है मजमूई तौर पर अब तक जो बढ़ के 2152 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है और ये सार्फिन से ही वसूल किए जाने हैं। इसी तरह अगर इम्पोर्टेड कोल की बात करें, उससे जो फ्यूल प्राइस है उसमें भी हम देख रहे हैं कि मजमूई तौर पे एक जो कैपेसिटी पेमेंट है इसमें 60% तक जो है वो इजाफा हुआ है। इसमें दूसरी एक चीज़ भी अगर नोट की जाए कि मजमूई तौर पे हम जो बिल आम सारिफ को तो नहीं पता कि हमें तो बिजली चाहिए चाहे जिस तरह भी दें, लेकिन एक मुनासिब रेट पे दें। अब जो आम सारिफ है उसको तो एक तो टैक्स लगा दिए जाते हैं और टैक्स भी इतने लगाए जाते हैं कि जो जैसे एक जो इनकम टैक्स है वो सबसे ज़्यादा टैक्स है जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए लगा दिया जाता है बिल में। आम बंदे की इसमें क्या है कि जब उसको इसके बिल देना है तो बिल में मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल से सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका बिल है 34-35 हज़ार रुपये, 34 हज़ार लगा ले, उसमें 18 हज़ार अगर रुपया बिल एक्चुअल बिजली की जो कास्ट है, लेकिन उस पर जो टैक्स 7 किस्म के लगाए जाते हैं उससे बढ़ के वो 34 हज़ार यानी 16 हज़ार रुपये तक उसमें ऐड हो जाते हैं इन टैक्स की मद में और इन चीज़ों की मद में। दूसरा, जहाँ तक सिस्टम की बात है, हम एटमी बिजली घर भी हैं, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स भी हैं और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेड कोयला है उससे जब बिजली बनाते हैं तो हमें महंगा तरीन पड़ता है। आम अगर हम बात करें जो पानी से बिजली पैदा करने के हवाले से वो सबसे सस्ता तरीका है, लेकिन हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। उस तरफ तवज्जो देने के बजाय हम महंगा तरीन जो कोयला है वो इम्पोर्ट करते हैं। उस पर चलने वाले प्लांट को जो है ये महंगा कोयला जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो ये जो ऑलरेडी मुआहदे हुए हैं क्या इनको चेंज किया जा सकता है? कितनी मुद्दत के लिए मुआहदे हुए हैं? देखिए, इन मुआहिदों को क्योंकि आलमी तौर पे गारंटीज़ हैं और इसलिए इन मुआहिदों को फौरी तौर पे तब्दील करना मुमकिन नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप आलमी तौर पे गारंटर को दरमियान में रखते हैं और इस तरह के एग्रीमेंट करते हैं, फिर आप उस वक्त तक जब तक ये मुआहिदे मुकम्मल नहीं हो जाते उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। और अब क्योंकि जब तक महंगे, अब हम जो मर्जी हो जाए, हम फ्यूल जो महंगा फ्यूल है उससे ही पैदा करके लोगों को देने, चाहे वो इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन आवाम से वो चार्ज करने। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक मंसूबा रखा है और 2025 और 2030 में हम तकरीबन 25 से 30% दीगर एनर्जीज यानी रिन्यूएबल एनर्जीज बना पाएंगे। उस पर एक तो क्या डेवलपमेंट हुई है और आपका अपना उसके ऊपर क्या एनालिसिस है, आपकी क्या रिसर्च है? देखिए, सबसे ज़्यादा कोशिश हुकूमत ने यही की थी कि जो एक मुनासिब तरीके से, जिस तरह आपने देखा होगा कि सिंध के कुछ इलाकों में विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए गए, इसके अलावा सोलर की इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके साथ एग्रीमेंट किए गए ताकि सस्ती बिजली पैदा की जा सके। लेकिन उसके साथ ही जो ही पॉलिसी तब्दील होती है, अब जो सोलर पे मिसाल के तौर पे बिजली जो पैदा कर रहे थे लोग, उनके लिए एक नई तजवीज़ आई है कि अब उनसे हुकूमत बिजली खरीदेगी नहीं, क्योंकि महंगे दामों ख़रीद के फिर वो सारिफीन से वापस लेनी मुश्किल है। कैपेसिटी जो है वो चार्जेस ऑलरेडी हमने देने हैं पावर कंपनी को। हम तो थर्मल के ऊपर भी बहुत डिपेंड कर रहे हैं यासिर, हम थर्मल के ऊपर भी बहुत डिपेंड कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को भी हमने सामने रखना है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का अपना 1% से भी कम है कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन असरात तो पाकिस्तान को भुगतने पड़ रहे हैं। तो अगर अभी भी हम कोल पे डिपेंड करेंगे तो फिर आगे कैसे मामलात चलेंगे? हमारी सोच तब्दील नहीं होगी जब तक। बिल्कुल सादिया, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया। साथ साथ डॉलर के बारे में भी यासिर, अगर कहा जाए कि मजमूई तौर पर यही देखा जाता है कि हर चीज़ में मेडिसिन ले लें, पेट्रोल ले लें, इलेक्ट्रिसिटी ले लें, कि डॉलर ऊपर जा रहा है तो इसी वजह से बाकी कीमतें भी जो हैं ऊपर जा रही हैं। लेकिन डॉलर की कीमत में एक रिकॉर्ड सतह पर हमने देखा है कि डॉलर डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कीमतें हैं ये नीचे नहीं आई हैं। जी, इसमें तो ये चीज़ देख लेना कि अब डॉलर का जो उतार 324-25 रुपये पे जब पहुंचा था तो हमारी कैपेसिटी पेमेंट जो तकरीबन 2200 अरब रुपए से ज़्यादा हो गई थी। अभी शरह सूद की मुनासबत से देखा जाए तो ये हमें पे करने हैं और इसी 2200 अरब रुपए जो हैं वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में पे करने। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह बात की थी कि अगर हम तरजियात रखें, तरजियात क्या हैं कि अगर सोलर पर सारा शिफ्ट किया जाए, जैसे अक्सर इस्लामाबाद के सरकारी इदारे हम देख रहे हैं पार्लियामेंट समेत वो सोलर पे शिफ्ट हो चुके हैं और हर हफ्ते एतवार को जो बिजली है वो इनकी इजाफी जो बिजली बच जाती है वो जो मेन फीडर जो
ग्रिड है उसको दे देते हैं। तो यही सारे इदारों का फार्मूला है। अब पहले मरहले में हुकूमत ने ये तैयारी की थी कि तमाम के तमाम सरकारी इदारे जो हैं कम अज़ कम इनको सोलर पे कन्वर्ट कर दिए। और दूसरा आपने जो कि ग्रीन एनर्जी की बात, मजमूई तौर पे जितने भी हमारे बड़े पावर प्लांट्स हैं, आप कुछ ऐसे भी देखें, अब कोयले की जो कैपेसिटी है GCV है मुख्तलिफ है, उसमें अब जो अफ़गानिस्तान से कोयला आता है उसकी GCV एक अच्छी है। अब इसके मुकाबले में बलोचिस्तान से जो कोयला निकलता है उसकी कैपेसिटी कम है, उसकी जो हीट पावर है वो कम है, लेकिन वो इस्तेमाल होता है, उससे एनर्जी जो है वो तो इस्तेमाल होती है। लेकिन हम बाहर से जब डॉलर्स में ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान से जब या ताजिकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों से जब कोयला इंपोर्ट करते हैं तो वो सारा डॉलर में होता है। उसमें दो नुकसान है, एक तो आप महंगे कोयले से बिजली पैदा करके महंगी तरीन बिजली दे रहे हैं। एक वक्त मुझे याद है कि डीजल, फर्नेस ऑयल, इन चीज़ों से जब हमने बिजली पैदा की थी तो 32-34 रुपये ईद पे वो फ़ी यूनिट की मुनासबत से ये काफ़ी साल पहले हमको देनी पड़ी थी। तो ये मजमूई तौर पे सारे फ्यूल महंगे हैं, चाहे डीजल है, फर्नेस ऑयल है, कोयला है। इसका बेहतरीन हाल यही है, या तो फिर आप जो आपके डैम है, मिसाल के तौर पे तरबेला डैम है, इसमें भी अब जो रेत आहिस्ता आहिस्ता भरने से आधे से ज़्यादा ये भर चुका है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। इसके अलावा जो दीगर डैम है जो पानी से 4-5 रुपये आज तक की जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत निकालें तो उससे बिजली हम पैदा कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम 50 रुपये 60 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली दे रहे हैं। तो वाहिद हाल यही है कि या तो आप अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, जिस तरह सोलर है, जरूरत भी है, लेकिन ठीक है अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं। अगर वक्ती तौर पे और फौरी तौर पे रिलीफ की बात की जाए तो भी वज़ीर तवानाई जो हैं उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब तक चोरी के ऊपर, बिजली चोरी के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर लेते हासिल, तब तक बिजली की कीमतों में हम किसी भी हद तक रिलीफ नहीं दे पाएंगे। तो महाना जो चोरी है बिजली की वो 49 अरब रुपए की है। ये लॉन्गर टर्म प्लान क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता चोरी को रोकने के लिए? जी, इसमें एक चीज़ आप देखें कि अब हुकूमत की तरफ से जो मौजूदा निगरान सेटअप है इसमें इनको टारगेट दिए गए हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनसे तकरीबन हमारी वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती है और इसमें एक ही चीज़ उनको टारगेट दिए गए हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर आपने ये काम करने हैं और ये करके दिखाने हैं। इसीलिए अब परसों एक फ़ैसला हुआ है कि 60 के करीब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के जो लोग थे, ग्रेड 17 के ऑफिसर थे, वो पावर कंपनीज़ में तैनात किए गए हैं ताकि इन कंपनीज़ को बेहतर किया जा सके, चोरी जो है वो रोकी जा सके। सबसे बड़ा मसला ही तो मुल्क में चोरी है, चाहे वो फीडर से चोरी हो, कंपनियों की चोरी हो, फैक्ट्री जो चोरी कर रही हैं, और पूरे कुछ तो KP के और सिंध के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल पूरे ये कह सकते हैं कि पूरे मोहल्ले जो हैं वो बिल नहीं दे रहे। तो जब तक ये रिकवरी नहीं होगी वो कैसे मुमकिन है कि आप जो ये गैप है ये मुकम्मल कर सकें। और इससे सबसे बड़ा मसला जो हमें दरपेश है वो चोरी का ही है। और चोरी में अब मिसाल के तौर पर जितनी भी 10 मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान में डिस्कोज हैं, अब अगर इनको पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट से मुराद के अब इनकी जो जितनी यूनिट वो पैदा कर रहे हैं उसके मुकाबले में उनको वो रिवर्स उतनी पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो कैसे सिस्टम चला सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। अब चोरी मिसाल के तौर पे KP में एक फीडर पे चोरी हो रही है तो दूसरे फीडर से जितने भी वो सार्फिन हैं उन पे वो इफेक्ट कर रहा है। इसका एक ही वाहिद हल है कि जब आप किसी को बिजली दें, नेट मीटरिंग का सिस्टम बेहतरीन सिस्टम था लेकिन उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि यासिर मान लीजिए कि हम बिजली चोरी रोक लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक हम 48,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, लेकिन हमारी जो उसकी कंजम्पशन है 28,000 तक है। होता ये है कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें बिजली कैपेसिटी इतनी कम है उसको ट्रांसमिट करने की। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो ये कह लीजिए कि जो मुआहदा है उसके मुताबिक हम बिजली तो जितनी बनाते हैं, जितने के हम पैसे देते हैं उतनी हम कंज्यूम तो नहीं कर पाते, बिकॉज हमें अपने पूरे सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। देखें, एक कुछ अर्सा पहले, बल्कि गुज़श्ता हुकूमत की बात करें, इमरान खान की जो साबिक चेयरमैन है उनकी हुकूमत से पहले की अगर बात करें तो उस हुकूमत में भी हमने देखा कि जो चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था कि जो वसीदा हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है इसको अपग्रेड किया जाए। जब तक ये अपग्रेड नहीं होता हमारे लाइन लॉसेस वो मौजूद रहेंगे, जितनी मर्जी हम बिजली पैदा कर लें उनको हम उस जगह पे पहुंचा नहीं सकेंगे। हमारे ग्रिड स्टेशन जो हैं वो भी पुराने हैं, उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। इसी तरह लाइन लाइसेंस की वजह से कितना नुकसान होता है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर बड़ी हद तक जो है लाइन लाइसेंस की वजह से नुकसान भी होता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। माहिर तवानाई अमूर इरफान अहमद ने हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। बिजली की कीमतों से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही है, आपकी राय जानना चाहेंगे कि वक्ती तौर पर कहा जा रहा है कि जो बिजली की कीमतें उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक चोरी को कंट्रोल ना कर लिया जाए। तो आप क्या समझते हैं किस हद तक रिलीफ फराहम किया जा सकता है या निगरान हुकूमत किसी हद तक रिलीफ फराहम करने में कामयाब होगी? जी,
चोरी तो बहुत है पाकिस्तान में, और जो रिपोर्ट होती है और जो टैरिफ का हिस्सा बनती है वो तो 20% है, 20-25%, लेकिन असल में चोरी 40% से भी ज़्यादा है, और उसको फिर छुपाया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और उससे भी बिजली की कीमत बढ़ती है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है बिजली की कीमत बढ़ने की, चोरी को रोका भी जा सकता है, कुछ फ्री बिलिंग भी होती है, फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं इरफान लोगों साहब, को। क्या समझते हैं क्या डॉलर जो है, क्योंकि वही बात है कि कहा जाता है कि डॉलर की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बिल्स हैं और जो बिजली की कीमत है वो बढ़ रही थी, लेकिन अब डॉलर तो काफ़ी नीचे आ गया है, लेकिन बिजली के बिल्स पर और बिजली के फी यूनिट कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि बढ़ता ही चले जा रहा है। जी देखिए, काफी नीचे तो नहीं आया डॉलर, डॉलर 290 के आसपास चल रहा है इस वक्त, तो इतना नीचे तो नहीं आया। अभी पिछले ही दिनों में उन्होंने बढ़ा दिया था बहुत ज्यादा, तो डॉलर तो वही है, 300 के आसपास डॉलर है। लेकिन देखिए, जब आपने ये मुआहदे किए थे तो उस वक्त जो डॉलर की प्राइस थी और आज की जो है उसको देखेंगे तो आप वो 1.5-2 गुना बढ़ चुकी है। 100 रुपए पे डॉलर था जिस जमाने में ये मुआहदे हुए थे 2013 में, 14 में, और उससे पहले सन 2000 के मुआहदे। लेकिन मैं अभी रिसेंट मुआहदों की बात कर रहा हूँ, उस वक्त डॉलर इतना ज़्यादा नहीं था। देखिए, बिजली का जो टैरिफ बनता है उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक कैपेसिटी ट्रांसफर चार्ज होता है जिसमें जो प्लांट है उसकी प्राइस मेजर आइटम होता है। फिर एनर्जी चार्ज होता है जिसमें प्राइस ऑफ फ्यूल जो है वो मेजर आइटम होता है। अच्छा इरफान अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जो बिजली चोरी के खिलाफ जो मुहिम चलाई हुई है इससे कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि चोरी की कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। वो लोड शेडिंग करके लोगों को जब ये कह रहे हैं कि और FIRs वगैरह कटवा के बिजली के बिल पे करें, चोरी ना करें। कुछ चंद एक कुंडे वुंडे पकड़ लिए हैं उन्होंने, लेकिन इरफान साहब, ये भी जानना चाहेंगे जो मुआहदे ऑलरेडी पिछली हुकूमतों की जानिब से हुए हैं, तो क्या उनको तब्दील किया जा सकता है? क्या उस पर फ्लक्चुएशन हो सकती है? मुआहदों को तब्दील करना तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये काफी लंबे चौड़े मुआहदे हैं जिसमें गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं, और अगर ये मुआहदों को जबरदस्ती तब्दील करेंगे तो फिर कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। अच्छा इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि बिजली के जो बिल होते हैं, मतलब मुकर्रर करने का क्या फॉर्मूला होता है? क्योंकि देखा जाता है कि 2 बंदों का घर है, एक पंखा एक फ्रिज चल रहा है, उसके बावजूद उनके 25,000 बिल आ रहे हैं, तो ऐसा क्या सिस्टम है? देखिए, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो टैरिफ बनता है बिजली का, उसमें एक तो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, वो जो प्लांट की कॉस्ट होती है, ठीक है, वो है। उसके बाद एनर्जी चार्जेस हैं जिसमें फ्यूल की कॉस्ट आती है मेजर आइटम। फिर O&M चार्जेस हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के। ये तीनों कैपेसिटी चार्ज, एनर्जी चार्ज और O&M चार्ज मिलके एक टैरिफ बनाते हैं जिसको हम पावर परचेज प्राइस कहते हैं, और वो होती है डिस्कोज के लिए। फिर डिस्कोज इसमें अपना मार्जिन ऐड करते हैं, उसमें उनकी सैलरीज, वेजेस, बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस उसमें। तो मामला कुछ इस तरह से है कि हम ऑलरेडी बिजली इतनी ज़्यादा महंगी बनती है हमारे पास, तमाम तर जिन ज़राए से हम बिजली बना रहे हैं वो इतनी ज़्यादा है, उसके बाद फिर होता ये है कि उसको हम ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, और फिर हमने वो सारे मुआहदे जो डॉलर्स में कर रखे हैं उसकी वजह से भी हमें नुकसान होता है। यासिन नज़र, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया, इरफान अहमद आपने भी हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। इसके साथ ही एक्स व्यू का वक्त होता है ख़त्म। दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।